क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है सरला। हमारा सब कुछ हमारे हाथों से चला गया। क्या मतलब है? हमारा सब कुछ हमारे हाथों से चला गया? देखिए, आप अधूरी बात बताकर मुझे परेशान मत कीजिए। ठीक ठीक बताइए कि क्या बात हुई है। तुम्हें तो पता है, पिताजी के चले जाने के बाद बड़े भैया के तेवर कितने बदल गए हैं। लेकिन मुझे आज समझ आया कि उनके तेवर आखिर इतने बदल क्यों गए हैं। क्या मतलब? क्या बड़े भैया ने कुछ किया है? भैया ने पिताजी के पढ़े लिखे ना होने का बहुत फायदा उठाया। जब पिताजी बीमार थे तो अस्पताल के कागजात के बहाने उन्होंने जमीन जायदाद के कागजात पर पिताजी के दस्तखत करवा लिए। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? इसका मतलब तो ये जो हमारा घर है, ये बड़े भैया ने धोखे से अपने नाम करवा लिया। सिर्फ ये घर नहीं सरला, हमारे हिस्से में जो भी खेती बाड़ी की जमीन जायदाद थी वो भी भैया ने अपने नाम पर करवा ली। राजू ठीक ही कहता था कि तेरा बड़ा भाई बहुत शातिर है, लेकिन मैंने हमेशा भैया पर भरोसा किया और आज उसी बात का अंजाम मुझे भुगतना पड़ रहा है। मेरे पास अब ना रहने के लिए घर बचा और ना ही काम के लिए खेत। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि पिताजी के रहते हुए मैंने घर का बंटवारा नहीं करवाया। सब कुछ हाथ से चले जाने के बाद अब पछतावा करने का क्या फायदा है? आप हमेशा से ही सीधे रहे हो। मैंने हमेशा आपको कहा कि इतने भोलेपन का कोई फायदा नहीं, हर कोई भोले इंसान का ही फायदा उठाता है। लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं मानी। अब हम कहाँ जाएंगे? वैसे लगता तो नहीं कि वो हमें घर से निकालेंगे, इसलिए हम यहाँ पर रह तो सकते ही हैं। रमेश का तो इतना कहना था कि तभी उसका बड़ा भाई गजोधर वहाँ पर आता है। अरे तुम तो अभी तक ऐसे के ऐसे यहाँ पर बैठे हो। मुझे तो लगा था अभी तक तुमने अपना सामान वगैरह बांध लिया होगा, लेकिन तुमने तो जाने की तैयारी की ही नहीं। चलो अब अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। अब ये घर तुम्हारा नहीं, मेरा है। देखिए भैया, मैं जानता हूँ आपने धोखे से ये सब कुछ अपने नाम पर करवा लिया है, लेकिन असल में ये घर मेरा है। कम से कम कुछ तो शर्म कीजिए। इस घर के अलावा हमारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा? अच्छा चल, बात तेरी बीवी बच्चों की है तो मैं तुझ पर थोड़ा सा तरस खा ही लेता हूँ, लेकिन मुफ्त में मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगा। अगर तुझे यहाँ रहना है तो मुझे हर महीने किराया देना होगा। हर महीने मुझे पूरे 1000 रुपए किराया देना होगा और आराम से यहाँ पर रहना। मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन किराया हर महीने समय पर आ जाना चाहिए, वरना घर से निकालने से मैं जरा भी समय नहीं लूंगा। रमेश के भाई ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया था, इसलिए वो अंदर से बहुत टूट चुका था। उसके पास खेती करने के लिए खेत भी नहीं था कि वो खेत में उगाई हुई फसल को बेचकर उससे पैसा कमा सके। अब आप क्या करोगे? खेती करने के लिए खेत नहीं है तो पैसे कैसे कमाओगे और कैसे हर महीने अपने बड़े भाई को घर का किराया दोगे? मुझे खेती करनी आती है तो गांव में सेठ के पास जाकर काम मांगूंगा। सेठ जी के पास बहुत सारे खेत हैं और उन्हें हमेशा ही खेत में काम करने वाले लोगों की जरूरत होती है, तो उम्मीद तो यही है कि मुझे उनके पास काम मिल जाएगा। लेकिन मैंने सुना है कि सेठ लोगों के साथ बहुत गद्दारी करता है। क्या उनके साथ काम करना ठीक रहेगा? इस समय हमारे पास कोई और चारा नहीं है सरला, मजबूरी है, इसलिए काम तो करना ही पड़ेगा। रमेश अपना लटका हुआ चेहरा लेकर सेठ जी के पास काम मांगने के लिए जाता है। अरे क्या बात हो गई रमेश? लगता है तेरी खेत की फसल पककर तैयार हो गई है। मुझे फसल बेचने के लिए आया है क्या? लेकिन तू तो पहले किसी और को अपनी फसल बेचता था ना? नहीं सेठ जी, मैं कोई फसल बेचने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो आपके पास काम मांगने के लिए आया हूँ। क्या? क्यों? सुबह सुबह मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या भैया? तुम्हारा तो इतना बड़ा खेत है, तो तुम मेरे पास काम मांगने के लिए क्यों आए हो? रमेश सेठ जी को सारी बातें बताता है। अरे अरे, सुनकर बहुत ही दुख हुआ। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ तो बहुत ही गलत किया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बुरे समय में मैं काम आऊंगा। तुम्हें काम की जरूरत है और मुझे काम करने वालों की, तो तुम मेरे खेत में काम कर सकते हो। देखो,
मैं अपने खेत में काम करने वालों को महीने में 1000 रुपये देता हूँ और बाकी महीने के लिए अनाज मुफ्त में देता हूँ। अगर तुम्हें मंजूर हो तो ठीक है। सेठ जी की बात सुनकर रमेश मन ही मन में सोचता है, 1000 रुपए तो बहुत ही कम है। इन पैसों से मैं तो भैया को सिर्फ घर का किराया ही दे पाऊंगा, लेकिन सेठ जी मुझे महीने का मुफ्त अनाज भी देंगे तो काम चल जाएगा। वैसे भी मजबूरी में मेरे पास कोई और चारा है ही नहीं। अरे मन मन में क्या सोचने लगे रमेश? बताओ, अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं आज से ही तुम्हें काम पर रख लेता हूँ। जी ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। वैसे भी मेरे पास कोई और काम नहीं है, तो जो है वही कर लेता हूँ। रमेश ने सेठ जी के खेत में काम करना शुरू कर दिया। एक बहुत ही अच्छा वो किसान था। जब भी खेत में फसल उगाता था तो खेत में पैदावार 2 गुनी हो जाती थी। उसने गांव के सेठ जी की खेत में भी बहुत मेहनत से खेती का काम किया और खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। इस तरह से 1 महीना बीत गया। रमेश सेठ जी के पास अपनी महीने की पगार लेने के लिए चला गया। सेठ जी, मुझे खेत में काम करते हुए 1 महीना हो गया, तो मुझे मेरी पगार दे दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हारे पैसे लेकर आता हूँ। सेठ जी पैसे लेने के लिए घर के अंदर जाते हैं। अरे निर्मला, जरा अंदर से वो भूरी वाली पोटली लेकर आना तो। लेकिन उसका आप क्या करोगे? उसमें तो सारे नकली नोट हैं। तो अपने गांव में होने वाले एक नाटक के लिए मंगाए थे। गांव में वो नाटक होने वाला है क्या? अरे नहीं, कहीं पर कोई नाटक थोड़ी होने वाला है। वो रमेश है ना, वो अपने महीने की पगार लेने के लिए आया है, तो उसे 1000 रुपये देने हैं। अगर आपको उसे पैसे ही देने हैं तो मुझसे भूरी पोटली क्यों मांग रहे हो? असली पैसे तो तिजोरी के अंदर रखे हैं। अरे तुम भी कितनी भोली हो निर्मला। मेरा एक उसूल है धंधे में, जितना हो सके उतना फायदा कमाओ। मैं रमेश को नकली पैसे दे दूंगा, उसे कौन सा असली और नकली का इतना फर्क पता चलेगा। और वैसे भी वो नोट दिखने में बिल्कुल असली लगता है, तो कोई परेशानी भी नहीं होगी। हे भगवान, भगवान ने आपको इतना कुछ दिया है, उसके बाद भी आपके अंदर कितना लालच है। दूसरों के साथ गद्दारी करके क्यों अपने कर्मों पर किसी का भार चढ़ाते हो? ऐसा मत करो, आपको गरीब की हाय लगेगी। हे भगवान, ये तो मेरी ही गलती है कि मैंने तुमसे ये पोटली मांग ली। तुम्हारा ये ज्ञान नहीं चाहिए मुझे तो सिर्फ मेरे पैसे से मतलब है। मैं खुद ही अंदर जाकर ले आता हूँ। अरे लेकिन निर्मला अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सेठ जी उसकी कोई बात नहीं सुनते। उन्होंने वो नकली नोट छपाए थे जो दिखने में बिल्कुल असली जैसे लगते थे। उन्होंने उन नोटों में से 1000 रुपए लिए और बाहर आकर रमेश को दे दिए। चलो भैया रमेश, तुम्हारा 1 महीने का हिसाब तो पूरा हुआ। धन्यवाद सेठ जी, लेकिन आपने कहा था कि आप पैसों के साथ साथ 1 महीने का मुफ्त अनाज भी दोगे, इसलिए मैंने 1000 रुपए में हाँ की थी, वरना 1 महीने के काम के 1000 रुपए तो बहुत ही कम है। हाँ हाँ, मुझे याद है रमेश, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं कुछ भी भूलता नहीं हूँ। बस आज अनाज की बोरियां बाजार में गई है ना, इसलिए गोदाम बड़ा व्यस्त है। मैं 1-2 दिन में तुम्हें महीने का अनाज दे दूंगा। जी ठीक है सेठ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सेठ जी ने उसे नकली पैसे दिए हैं। वो बेचारा तो उन पैसों को असली समझकर घर ले जाता है। तभी थोड़ी देर के बाद उसका भाई भी घर पर आता है। याद है ना रमेश, आज महीने की 1 तारीख है और आज तुम्हें इस घर का किराया भरना है, तो ला जल्दी से, मुझे मेरे घर का किराया दे दे। रमेश चुपचाप गजोधर को 1000 रुपए दे देता है। गजोधर भी उन पैसों को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ से सीधा राशन वाले की दुकान पर जाता है। अरे बहन जी, क्या बात है, आज भाई साहब दुकान पर नहीं बैठे क्या? नहीं भैया, आज उनकी तबीयत जरा खराब है तो दुकान पर नहीं बैठे। कहिए आपको क्या चाहिए? चाहिए तो कुछ भी नहीं, लेकिन पिछले महीने का हिसाब करने आया हूँ। ये लीजिए पिछले महीने के पैसे। गजोदर कमला को पैसे दे देता है। कमला हमेशा से खुद ही पैसों की गिनती किया करती थी, इसलिए उसे असली नकली नोट की बहुत अच्छी समझ थी। वो जैसे ही नोट को हाथ में पकड़ती है तो समझ जाती है कि ये नोट नकली है।
अरे भैया, क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हो? आपने मुझे ये नकली नोट क्यों दिया? नकली? लेकिन ये नोट तो असली था ना। बेवकूफ किसी और को बनाना भैया, हमारा रोज का यही काम है। असली और नकली नोट को हाथ में लेते ही पहचान लेती हूँ। ये नोट पकड़िए और असली नोट दीजिए मुझे। हाँ। जब राशन वाली की दुकान पर ऐसा सब कुछ होता है तो गजोदर को सब पता लग जाता है कि वो नोट नकली है। इसलिए वो 1000 रुपए के उस नोट को लेकर वापस रमेश के पास गुस्से से आता है। बेईमान कहीं के, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से ठग लेगा? तूने मुझे ये नकली नोट दिया है, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? नकली नोट? लेकिन ये नोट तो मुझे सेठ जी ने दिया था, ये नकली कैसे हो सकता है? लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है भैया। चुप हो जा और अब एक भी शब्द मत बोलना। मेरी ही गलती थी जो मैंने तुझ पर तरस खाकर तुझे यहाँ रहने दिया। तू तो मुझे ही बेवकूफ बनाने की सोच रहा था, लेकिन आज के बाद तो कभी भी किसी को बेवकूफ नहीं बना पाएगा, क्योंकि अब से मैं तुझे इस घर में रहने नहीं दूंगा। अभी के अभी अपना सामान उठा और अपनी बीवी बच्चों के साथ यहाँ से निकल जा। एक तो आपने धोखे से मेरा घर अपने नाम पर करवा लिया और अब किराए के पैसे लेकर कह रहे हो कि ये नकली है और घर से निकल जा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आप जैसा घटिया इंसान नहीं देखा भैया। अच्छा, तो तुझे लगता है कि मैंने तेरे पैसे हड़प लिए हैं? तो पकड़ इन पैसों को। एक तो नकली नोट देता है, ऊपर से अकड़ दिखाता है। चल निकलिए इस घर से। गजोदर थक हार कर रमेश और उसकी बीवी बच्चों को घर से बाहर निकाल देता है। उसका पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है। पता नहीं आखिर हमने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे जिसकी सजा भगवान हमें दे रहा है। ये नोट वही है जो सेठ जी ने आपको दिए थे। अब आप सेठ जी के पास चलकर ही पूछिए कि उन्होंने आपको ये नकली नोट क्यों दिए हैं। रमेश और अपनी बीवी बच्चों को लेकर सेठ जी के पास जाता है। क्या बात है रमेश, तुम अपनी बीवी बच्चों के साथ यहाँ पर क्यों आए हो? सेठ जी, दरअसल आपने मुझे जो पैसे दिए थे वो नकली थे और जब मैंने वो पैसे अपने बड़े भाई को दिए तो उसे लगा कि मैं उसके साथ धोखा कर रहा हूँ, जबकि वो खुद सबसे बड़ा धोखेबाज है। लगता है किसी ने आपको ये नकली नोट दे दिए और आपको पता भी नहीं लगा। आप कृपया करके इन्हें वापस ले लीजिए और मुझे असली नोट दे दीजिए। क्या? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? भला मैं तुम्हें नकली नोट क्यों दूंगा? लगता है तुम्हारे मन के अंदर बहुत ज्यादा लालच आ गया है, इसलिए तुम पहले मुझसे ये पैसे ले गए और ये नकली नोट खरीद कर मुझे ये दिखा रहे हो कि मैंने तुम्हें नकली नोट दिए हैं। मैंने तुम जैसा धोखेबाज इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इन पर भरोसा मत करना। ये अपने खेत में काम करने वाले हर मजदूर के साथ ऐसा ही करते हैं, इसलिए इनके यहाँ पर 1 महीने के काम करने के बाद दूसरे महीने कोई काम करने नहीं आता। पता नहीं भगवान भी ऐसे बेईमान लोगों को इतना पैसा दे देता है और हम जैसे ईमानदार लोगों को दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती है। मेरे सामने ज्यादा बकवास मत करना। मैंने इसे असली पैसे दिए थे। लालची हो तुम लोग, इसलिए तुम्हारे साथ सही हो रहा है। तुम्हारे बड़े भाई गजोधर ने तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक किया। अभी देखना तुम पर कैसे कैसे समस्या आएंगे। अपनी जुबान पर लगाम रखो सेठ जी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कौन ईमानदार है कौन बेईमान। मुझे अपने कर्मों पर पूरा विश्वास है। आज भले ही मेरे ऊपर जैसी भी परिस्थिति आ रही हो, लेकिन कल को सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर आप सोच लेना, जैसे कर्म आप कर रहे हो उसका अंजाम क्या होगा। कहीं कल को आपको एक वक्त का खाना खाने के लिए लोगों के घर दर बदर की भीख मांगनी न पड़े। अभी के अभी अपनी पत्नी को यहाँ से लेकर जाओ रमेश, वरना अभी के अभी पुलिस को बुलाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि तुम यहाँ पर धोखाधड़ी करने के लिए आए हो। एक तो पहले ही रमेश का भाई उसके साथ धोखा कर चुका था, ऊपर से जब सेठ जी ने भी उसके साथ धोखा किया तो उसका इंसानियत पर से भरोसा ही उठ गया। वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर शहर की तरफ चला गया। हम कहाँ जा रहे हैं पिताजी? ये तो हमारे गांव से बाहर जाने का रास्ता है। हाँ बेटा, हम गांव से बाहर जा रहे हैं क्योंकि गांव में अब मेरे लायक कोई काम नहीं बचा है और ना ही मेरे पास यहाँ पर रहने के लिए कोई जगह है। शहर में लोगों के लिए बहुत काम होता है, तो इसलिए हम शहर में जा रहे हैं ताकि मुझे कोई काम मिल जाए। रमेश अपनी बीवी बच्चों के साथ शहर जाता है। शहर पहुँचते पहुँचते उन्हें रात हो जाती है।
इतनी रात को हम शहर पहुँचे हैं। यहाँ पर तो हमारा कोई जानकार भी नहीं है कि जाकर उनके घर पर एक रात के लिए रुक जाते। हमें पूरी रात यहीं पर बितानी पड़ेगी। मुझे माफ करना सरला, मेरी वजह से तुम्हें कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। आज मेरी वजह से तुम्हें और रिंकी को फुटपाथ के नीचे सोना पड़ रहा है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ हमारे ये हालात में जल्द ही सुधारूंगा और तुम दोनों को एक बहुत अच्छी जिंदगी देने की कोशिश करूंगा। कुछ महीने इसी तरह बीत जाते हैं। रमेश को काम तो मिलता है, लेकिन वो सिर्फ इतने पैसे कमा रहा था जिससे वो 2 वक्त का खाना खा सके। उनके पास रहने को कोई जगह नहीं थी। एक रात में वो फुटपाथ के नीचे बैठे हुए थे। सरला रिंकी को अपनी गोदी में लिटाकर सुला लेती है। रमेश एक पोटली में थोड़ा सा खाना खरीद कर लेकर आया हुआ था, जिसमें से आधा हिस्सा उसने रिंकी को खिला दिया था और बचा हुआ आधा हिस्सा रमेश और सरला खाने के लिए बैठे थे। तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची आती है जिसके कपड़े फटे पुराने थे और वो बहुत भूखी लग रही थी। अरे बेटा, तुम इतनी रात को यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो? और तुम्हारे माता पिता कौन हैं? और वो कहाँ पर हैं? अभी मैं आपकी किसी बात का जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। अगर मैंने खाना नहीं खाया तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। अगर आपके पास खाने के लिए कुछ है तो कृपया करके मुझे दे दीजिए। हाँ, क्यों नहीं बेटा, हमें माफ करना, हमारे पास ज्यादा कुछ खाने के लिए नहीं है, लेकिन ये एक रोटी है, तुम इसे खा लो, तुम्हारे पेट को थोड़ी राहत मिल जाएगी। धन्यवाद काकी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत ही अच्छे हैं। आपके पास एक ही रोटी थी और वो भी आपने मुझे खाने को दे दी। मैं भगवान जी से प्रार्थना करूंगी कि आपकी जो भी परेशानियां हो वो जल्द ही खत्म हो जाए और आपके जीवन में ढेर सारी खुशहाली आ जाए। उस छोटी सी बच्ची के मुंह से ये बात सुनकर सरला और रमेश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सरला अपने हाथों से बच्ची को खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद वो बच्ची वहाँ से चली जाती है, लेकिन जब सरला सो रही होती है तो उसे सपना आता है। सरला, तुम्हारे हाथ की वो रोटी खाकर मेरे मन को बड़ी संतुष्टि मिली। तुमने मुझे इतने प्यार से वो रोटी खिलाई, जबकि स्वयं कितनी तुम भूखी थी। इसलिए मैं आज से तुम्हें अपना धन, वैभव और ऐश्वर्य देती हूँ। आज से तुम्हारे दुख भरे दिन खत्म हुए। ये सपना देखते ही सरला की आंखें खुलती है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो अपने पास में देखती है कि एक लाल रंग की पोटली रखी है। वो जल्दी से उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसके अंदर खूब सारे सोने के सिक्के थे। वो जल्दी से रमेश को उठाती है। अरे क्या हुआ सरला, तुमने इतनी रात को सोते सोते मुझे क्यों जगाया? सरला रमेश को सारी बातें बताती है तो रमेश भी हक्का बक्का रह जाता है। वो दोनों भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे लक्ष्मी माता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अब हम फिर से गांव जाकर अपने पुराने घर को वापस खरीद सकते हैं और मैं अपना कोई नया काम भी शुरू कर सकता हूँ। रमेश, सरला और अपनी बेटी के साथ वो वापस गांव चला जाता है। गांव पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई थी। सुनिए जी, माता रानी की कृपा से सब इतना अच्छा हो गया है, तो सबसे पहले माता रानी के मंदिर हम उनके दर्शन के लिए चलते हैं। अरे मैं भी यही कहने वाला था, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। वो लोग मंदिर में माता रानी के दर्शन के लिए चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो प्रसाद खरीद रहे होते हैं तभी रिंकी का ध्यान मंदिर की सीढ़ियों पर जाता है। मम्मी, पापा, ये देखिए, मंदिर की सीढ़ियों पर ताऊ जी और सेठ जी बैठे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? रिंकी की बात सुनकर जैसे ही वो दोनों मंदिर की सीढ़ियों की ओर देखते हैं तो रमेश का बड़ा भाई गजोधर और सेठ जी भिखारियों के कपड़े पहनकर मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांग रहे थे। रमेश जल्दी से उनके पास जाता है। अरे ये क्या हुआ? आप दोनों इस तरह यहाँ पर भीख क्यों मांग रहे हैं? बस अपने कर्मों का फल मिल रहा है रमेश भाई। रमेश मेरे भाई, मैंने तेरे साथ धोखा करके सोचा कि सब कुछ मैं हड़प लूंगा। भगवान ने मुझसे ये सब कुछ छीन लिया और मुझे इस बात का एहसास करवा दिया कि अगर बुरा करोगे तो नतीजा भी बुरा ही होगा। तुमने बिल्कुल सच कहा। मैंने भी बहुत से लोगों का हक मारा था, इसलिए मुझे भी लोगों की हाय लगी है।
मेरे यहाँ पर काम करने वाले लोगों के साथ मैंने इतना धोखा किया है कि वो बेचारे एक वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं खा पा रहे थे। इसलिए आज मुझे एक वक्त की रोटी खाने के लिए भी लोगों से भीख मांगनी पड़ रही है। काश मैंने कभी लोगों के साथ इतना बुरा ना किया होता तो आज मेरे साथ इतना बुरा भी नहीं होता। अंत में सेठ जी और गजोदर को उनकी करनी का फल मिल जाता है और जहाँ रमेश और कमला ने हमेशा अच्छे कर्म किए तो उसके अनुसार उन्हें भी अपनी करनी का अच्छा फल मिला।